हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मौर्य डायनेस्टी, जो कि एंशिएंट इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मौर्य डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की, जिन्हें हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि चाणक्य चंद्रगुप्त से पहले जो कि राजा थे घनानंद, नंद वंश के राजा, और उनके यहाँ गए और अपने कुछ मदद मांगने के लिए गए। तो उन्होंने घनानंद ने उन्हें लात मारकर बुरी तरीके से अपमानित करके अपने दरबार से भगा दिया। तो इसी बात का बदला लेने के लिए, इसी बात की खुन्नस निकालने के लिए वो एक ऐसे शख्स की तलाश में निकल पड़े जो कि उस घनानंद का घमंड चूर चूर कर दे। उस घमंड को चूर चूर करने के लिए उसे एक लड़का जो कि काफी कम उम्र का था वो मिला, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। आज जैसे कि आप सीरियल्स में देखते होंगे, चंद्रगुप्त को उन्होंने किस कठिन तपस्या से गुजारा, उस तपस्या की नहीं कह रहा हूँ, जिस तपस्या जो कि एक ऋषि मुनि करता है, मैं उस तपस्या की कह रहा हूँ जो कि एक क्षत्रिय करता है, उस तपस्या की कह रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य डायनेस्टी। इसके फाउंडर, जैसा कि आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर रहे हैं, जो कि 322 बीसी में गद्दी पर बैठे थे, मगध की गद्दी पर। एंड इसके गुरु चाणक्य रहे, जिसे हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्हें घनानंद को हराने में इन्होंने बहुत चंद्रगुप्त की मदद की थी। एंड जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, जैसे ही मगध का सम्राट बना, उसने अपने गुरु चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया अपने यहाँ का। बताते क्या है कि चाणक्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि रिलेटेड थी पॉलिटिक्स से। जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक विषय है जो कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक विषय है, जो कि किसी देश की या किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। इसमें इस चीज का स्टडी करते हैं। बट इसका नाम अर्थशास्त्र है, बट ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से। चंद्रगुप्त मौर्य को हम सेंट्रोपोड्स के भी नाम से भी जानते हैं। ये जस्टिन ने अपनी बुक्स में लिखा है कि हम यूनान में इसे सेंट्रोपोड्स के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाता था। जैन धर्म को अपनाने वाला एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी रहा है। इसे दीक्षा, जैसे कि जैनिज्म की दीक्षा गुरु भद्रबाहु ने दी थी इन्हें। इनके अब आगे चल के इनके वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने घनानंद के युद्ध के बाद इन्हें सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करना पड़ा, जो कि सेल्यूकस निकेटर को हराया था उस युद्ध में। और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी से शादी कर लो और मैं तुम्हें काबुल, कंधार एंड हेरत और मकरान तुम्हें वापस कर दूंगा, और ये आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। इन चारों राज्यों को सिकंदर जीत के गया था, और बाद में इसे सेल्यूकस को बाद में सौंप गया था। तो ये चारों राज्य सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिए। और बताते हैं कि 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दे दिए गिफ्ट में। मैगस्थनीज की इंडिका में वर्णन है। मैगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी है, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि मैगस्थनीज भी इम्पोर्टेंट दार्शनिक रहे हैं। ये यूनान के थे, यूनानी दार्शनिक, जो कि यहाँ आए और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। उन्होंने अपने इंडिका में लिखा कि जब भी चंद्रगुप्त मौर्य शोभा यात्रा के लिए अपने राज्य में जाया करता था, तो सोने की एक पालकी होती थी, उसमें बैठ के जाया करता था।
एंड उसके अंगरक्षक उसकी रक्षा के लिए हाथियों पर बैठकर, जो कि सोने चांदी से सुसज्जित होते थे, उन पर बैठकर उनकी रक्षा करते थे। एंड हथियार बंद महिलाएं उनके साथ रहती थी और कुछ सैनिक पेड़ लिए, कांट में पेड़ लिए, जैसे कि उनके शायद बताते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे पहले के सैनिक, तो कांट में लगा के पेड़ चल दिया करते थे। ये शायद इंडिका में लिखा है, बट ये पता नहीं सच है कि झूठ है। बताते हैं कि वो 2 रातें लगातार 2 रातें एक कमरे में नहीं बिताया करता था। ये शायद उससे शक हुआ होता होगा या फिर डर लगता होगा, मतलब कोई धोखा वगैरह ना दे दे। उसने खाना चखवाने के लिए एक नौकर भी रखा था। ये बातें तो शायद आपने हिटलर की जीवनी पढ़ी हो, तो हिटलर की जीवनी से मैच खाती हैं। हिटलर भी ऐसे ही खाना चखवाने के लिए 2-4 कुक रखा करता था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताए, जिसमें उन्हें अपना निर्वाण प्राप्त हुआ वहां पे। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार आया, वो गद्दी पर बैठा और वो बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, अमित्र घात। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित्र घात को किस नाम से किसको जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसे हम भद्रसार एंड सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। भद्रसार हमें वायु प्राण में मिलता है एंड सिंहसेन हमें जैन धर्म में मिलता है। इसके शासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताए एंड उसने अपने आप का निर्वाण प्राप्त किया। और इसके बाद आए बिंदुसार, इसका उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, जिसे हम अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह आंसर होगा बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भद्रसार एंड सिंहसेन। सिंहसेन भद्रसार हमें वायु प्राण से मिलता है एंड सिंहसेन हमें जैन ग्रंथ से मिलता है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। और इसके शासनकाल में 2 विद्रोह हुए, जिनको दबाने के लिए उसने अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम इस विद्रोह को ना दबा पाया, तो उसने अशोक को फिर बाद में भेजा। अशोक पहले से टैलेंटेड एंड बुद्धिमान बच्चा था, तो उसने विद्रोह को दबा दिया। बच्चा नहीं, मतलब क्षत्रिय था। उस समय ये अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, तो वहां से अवंती से बुलाकर इसे तक्षशिला में हुआ था ये विद्रोह, तो तक्षशिला इसे भेज दिया गया और बाद में इसने उस विद्रोह को दबा दिया। बताते हैं कि बिंदुसार के टाइम पर 16 राज्यों को
अशोक की मदद से उसने 16 राज्यों पर अपना हक, अपना अधिकार जमा लिया था। अब पढ़ते हैं, इसके बाद अशोक आए। अशोक 269 बीसी में सिंहासन पर बैठे। इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी मदर का नाम, क्योंकि ये विवादास्पद क्वेश्चन है, तो इनकी मदर का नाम सुभद्रांगी था, क्योंकि बिंदुसार ने कई शादियां कर रखी थी, तो ऐसे करके उनकी माता का नाम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। मास्की एंड गुर्जरा के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही है, बट पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन भी है। हम पुराणों में से अशोक वर्धन के नाम से भी जानते हैं, एंड गुर्जरा एंड मास्की अभिलेख में इसको अशोक नाम से ही जानते हैं। आफ्टर 8 years ऑफ राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 बीसी में अटैक ऑन कलिंग पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उसने जब कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोगों को मरते हुए और मरे हुए लोगों को, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा हुआ है, ऐसे लोगों को जब देखा उसने युद्ध स्थल में, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उसने उसी समय शपथ ली कि वह आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद अशोक ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा और किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और भिक्षु उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। भिक्षु उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपासक के रूप में 10वें ईयर्स और बौद्ध 10वें ईयर्स, जैसे राज्याभिषेक के 10 ईयर्स बाद वह बौद्ध गया, घूमने के लिए गया। एंड 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की उसने, क्योंकि भाई बौद्ध धर्म अपनाया है उसने, तो थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म को समर्पित तो होना पड़ेगा। इसीलिए वह 10 ईयर्स के बाद बौद्ध गया एंड 20 ईयर्स के बाद लुम्बिनी गया। तो बताते हैं कि उसने आजीविकाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए। आजीविकाओं के लिए उसने गुफाएं बनवाई, बराबर की पहाड़ियों में उसने गुफाएं बनवाई, जिनके नाम थे कर्ज एंड चौफार, सुधामा एंड विश्व पहाड़ी। आजीविका, जैसे कि हम जान लेते हैं कि आजीवक कौन थे। आजीवक मानते हैं कि वह ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो कि भाग्य पर ज़्यादा ध्यान देते थे, भाग्य में विश्वास रखते थे, कर्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो भाग्य पर ज़्यादा ध्यान देते थे एंड अपना तपस्या करते रहते थे गुफाओं में, जंगल में, ज़्यादातर भाग्य पर ही निर्भर रहते थे। खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो इसीलिए उसने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों पर कई गुफाएं बनवाई, जिनके नाम ये ऐसे दिए हुए हैं। इन चीज़ों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इन चीज़ों का उल्लेख हमें 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। स्तंभ लेख में आजीविकों का वर्णन मिलता है। तो हम, जैसे कि बताया जाता है कि अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए। जैसे कि आप जानते हो कि सांची का स्तूप है, कई सारे स्तूप हैं। उसने कई सारे स्तूप बनवाए। एग्जैक्ट संख्या बताते हैं कि उसने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। अशोक के शिलालेख कई भाषाओं, कई लिपियों में लिखे गए। नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, खारोष्ठी लिपि एंड ग्रीक लिपि एंड अरमाइक लिपि एंड ग्रीक लिपि, ये हमें अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इसके परिणाम हमें अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। एंड खरोष्टी हमें नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से मिलती है। एंड ब्राह्मी लिपि हमें इंडिया से मिलती है। ब्राह्मी लिपि हमें बिहार एंड मथुरा से, ऐसे कुछ स्थानों से मिलती है। अब हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में कि उसके कितने अभिलेख थे, अभिलेख कितने प्रकार बांटे गए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के अभिलेख 3 पार्ट्स में बांटे गए। नंबर 1 था शिलालेख, जो कि शिलाओं पर लिखा जाता था, पहाड़ वगैरह जैसे कि उस पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख, इस पर ऐसा था कि बड़ा सा स्तंभ ले लिया जाता था, ऊंचा ऊंचा, उस स्तंभ पर लिख दिया जाता था। पहले पेन कागज़ नहीं थी, तो वैसे ही खुर्च खुर्च कर ऐसे लिख देते थे। ऐसे ही गुहालेख जो कि गुफाओं में लेख होते थे, उन्हें गुहालेख बोल देते हैं, ना कि बोल देते थे। यस। अशोक शिलालेख की खोज 1750 AD में पादरेटी पेंथुलर ने की थी। शिलालेख बताया जाता है कि 14 हैं। शिलालेखों की संख्या 14 है। सबसे पहले अब ढूंढने और उसमें कुछ मतलब इतना मेहनत तो खैर लगती है, बट ढूंढने से कुछ नहीं होता जब तक उसे हम पढ़ा नहीं जाए, उसको अनुभव ना किया जाए। तो उसको पढ़ने का काम सबसे पहले 1837 ईस्वी में 1837 AD में जेम्स प्रीसेप ने की। और स्तंभलेख की संख्या 7 है। स्तंभलेख की संख्या 7 है। बताया जाता है कि अशोक के टाइम पर जनता पर कर तो था, बट कर कितना था, कर के बारे में भी जान लेते हैं। तो बिक्री कर का 10वां भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था अशोक के साम्राज्य को। ऐसे ही जैसे कि टैक्स को कोई बचाता है, अगर पता चल जाता है कि ये टैक्स बचा रहा है, तो उसको मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। सरकारी भूमि, जैसे कि वहाँ की सरकारी भूमि को उस समय पर सीता भूमि भी कहा जाता था। एंड अब जैसे कि अभिलेख वगैरह हो गए हैं, अभिलेख बताते हैं कि 14 हैं। तो मैं अभी PDF डाल दूंगा, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसके 14 अभिलेख थे। 14 अभिलेख, जैसे कि पहला अभिलेख जिसमें पशुबलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख जिसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था की। एंड तीसरा अभिलेख राजकीय अधिकारों का यह आदेश दिया गया कि हर 5-6 वर्ष उपरांत दौरे पर जाएं, और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। और चौथे शिलालेख में इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है। ऐसे आप पढ़ लेना। 14 शिलालेख हैं, जिसे मैं अभी डाल देता हूँ। अशोक के टाइम पर अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ पद हैं, जैसे कि मंत्री है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, पुरोहित को धर्म एवं दान का विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, ऐसे ही करके दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, ऐसे करके बहुत सारे पद हैं। उनको मैं अभी डाल दूंगा और पढ़ लेना आप। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एम्पायर की तरफ। लास्ट एम्परर की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट एम्पायर था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ये ऐसा था कि थोड़ा वीक राजा था, वीक एम्परर था। तो इसलिए इसके सेनापति ने सोचा होगा, सेनापति चक्कर ये था कि ये इसका सेनापति था, वो एक पंडित था, पुष्यमित्र शुंग, जो कि पंडित था। अशोक ने पहले पंडित लोग थे, अशोक से पहले से ही चिढ़ते थे। अशोक से चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि अशोक ने पशुबलि एंड बहुत सारी चीज़ों को बंद करा रखा था। और जैसे कि वो खुद बौद्ध धर्म मानता था, तो वो सभी को समान मानता था। बट ब्राह्मण क्या थे कि अपने आप को शीर्ष पर रखना चाहते थे, इसलिए ब्राह्मण पहले से ही अशोक से असंतुष्ट थे। बट अशोक एक महान राजा था, वह एक दमदार राजा था, बट
उस समय पर ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कर सके, और इसके बाद वो इस टाइम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा राजा बने जो कि एक वीक राजा हो, जो जिसे हम काट सकें और हम अपना राज्य खुद का बना सकें। तो यह चांस मिला जब बृहद्रथ वहाँ का एम्परर बना, और यह पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया, और 185 में ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। तो इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्राह्मण वंश पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।